चिंता और मुक्केबाजी का प्रदर्शन। घबराहट से तनी हुई उसकी मुट्ठियां बंध गईं, उसके हाथों की उंगलियां कुछ फीकी पड़ गईं। लुप्त। वैद्य फांग किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, है ना? यश की प्रभावशाली आभा से डरकर आरती अपने पति लुप्त सिंह के पीछे छिप गई और धीरे से पूछा। हालांकि आरती फांग बाई को अपना धर्मपुत्र बनाना चाहती थी, लेकिन फांग बाई ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। फिर भी उन्होंने पहले ही दिल से उन्हें अपना बेटा मानना शुरू कर दिया था। जैसे ही यश ने फांग बाई के साथ मुकाबला किया, वह बेचैन थी, इस बात से डरी हुई थी कि फांग बाई यश से घायल हो जाएंगे। साथ ही वह बुजुर्ग श्री सिंह के प्रति नाराजगी महसूस किए बिना नहीं रह सकी, ये सोचकर कि शारीरिक टकराव का सहारा लेने के बजाय सभी को आराम से बैठकर बातचीत करना कितना अच्छा होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसे चोट लगी, इससे सभी का मनोदशा प्रभावित होगी। वैद्य फांग, मेरे पंच से सावधान। आंगन में एक चिल्लाहट गूंज उठी क्योंकि यश ने एक बार फिर हमला करने की पहल की। इस बार उन्होंने शक्तिशाली और पौरुषपूर्ण वुडांग शुद्ध यांग मुट्ठी का उपयोग किया, जिसमें 136 रूप थे, जबकि उन्होंने बुजुर्ग श्री सिंह को इस बॉक्सिंग तकनीक का एक सरलीकृत संस्करण सिखाया था, जिसमें एक मौलिक अंतर था। वुडांग शुद्ध यांग मुट्ठी जिसका यश ने अभ्यास किया था, वह एक वास्तविक मारक तकनीक थी, जबकि बुजुर्ग श्री सिंह ने जिसका अभ्यास किया था, वह केवल शरीर को मजबूत करने और फिटनेस के लिए था। उनकी बॉक्सिंग शक्तिशाली और पौरुषपूर्ण थी और उन्होंने जिस फुटवर्क का उपयोग किया, वह एक सुरुचिपूर्ण ताओवादी संप्रदाय की गति तकनीक थी। ताकत और सुरुचि का संयोजन यिन और यांग के सामंजस्य जैसा था, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। आंगन के केंद्र में यश फांग बाई के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहे थे। शुरुआत में उनकी आकृति अभी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद में केवल एक धुंधली छाया देखी जा सकती थी। इस बीच यश की वुडांग शुद्ध यांग मुट्ठी के 136 रूप फांग बाई की ओर एक के बाद एक पंच के रूप में आए। प्रत्येक बार उसकी तेज गति के कारण हवा के फटने पर एक हूश उत्पन्न करता था। यश का हमला एक अथक ज्वार जैसा था, जबकि फांग बाई एक विशाल लहर में एक छोटी नाव जैसा लगता था, लगातार ऊपर और नीचे उछल रहा था। लगता था कि किसी भी क्षण पलटने का खतरा है। लेकिन अजीब तरह से लहरें कितनी भी बड़ी या भयंकर क्यों न हो, छोटी नाव लहरों पर सवारी करती थी और गर्व से शीर्ष पर बनी रहती थी, जैसे कि वह एक उत्प्लवी गुड़िया हो। जो और भी आश्चर्यजनक था, वह ये कि यश का हमला कितना भी भयंकर क्यों न हो, फांग बाई शुरू से अंत तक अपने स्थान पर स्थिर रहे। उनके हाथ या तो रोकते या परित्याग करते थे, अविश्वसनीय रूप से ऊंचे और नीचे चलते थे, बिना किसी निर्धारित पैटर्न के धीमे दिखाई देते थे। फिर भी उन्होंने हमेशा यश के हमलों को निष्प्रभावी कर दिया। और जब भी फांग बाई कभी कभी एक सनक पर एक पंच फेंकते थे, तो ये यश को गड़बड़ी में फेंकने के लिए काफी था, सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्या ये सर्व वस्तु अनुगमन हृदय मुट्ठी है? रूपाली ने फांग बाई को जो मुंह के फेंकते हुए देखा, जो ठीक वैसा ही लगता था जैसा सर्व वस्तु अनुगमन हृदय मुट्ठी उन्होंने पहले प्रदर्शित किया था, और उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी धीमी और सुस्त दिखने वाली बुजुर्ग बॉक्सिंग तकनीक का ऐसा अद्भुत प्रभाव होगा। ये ताई ची के 4 औंस को 1000 पाउंड के सिद्धांत को भटकाने से भी अधिक सरल रूप से उत्कृष्ट था। शुरुआत में जब प्रताप सिंह ने यश की लातों और मुक्कों को हवा उत्पन्न करते हुए देखा और उनकी चिल्लाहटें लगातार और गति से भरी हुई थीं, तो उन्होंने उत्साहित होकर देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें कुछ अजीब लगना शुरू हो गया। यश के जंगली हमले ने उनके आंगन को लगभग दहा दिया था, फिर भी वह फांग बाई के कपड़ों को भी छू नहीं सका। इसके अलावा यश पसीने से तर था, हाँफ रहा था, जैसे कि वह अपनी ताकत के अंत तक पहुंच गया हो। इसके विपरीत फांग बाई शांत और अव्यवस्थित थे, सांसारिक दुनिया से अलग होने के एक स्पर्श के साथ एक उच्च रैंक वाले गुरु की एक सूक्ष्मता को धोखा देने वाली शांति की हवा प्रदर्शित कर रहे थे। दो पुरुषों की तुलना में बेहतर व्यक्ति पहले ही तय हो गया लगता था। हालांकि यश हार मानने के लिए तैयार नहीं दिखाई दिए और एक ही चाल में फांग बाई को हराने के लिए एक हताश जवाबी हमले के लिए एक अवसर ढूंढने की आशा में कठिन काटते रहे, दृढ़ रहे। फांग बाई का निर्णायक पंच। तुम हार गए, फांग बाई ने अचानक उद्गार किया और फिर उन्होंने भी एक सीधा पंच फेंका। पहले चाहे हमला करना हो या रक्षा करना, फांग बाई धीमे और आरामदेह थे। यश ने उनकी गति को अपना लिया था, लेकिन ये पंच अप्रत्याशित रूप से तेज था, जिससे वह पूरी तरह से अचंभित हो गए। घबराहट में यश ने अपनी बाहें उठाईं, फांग बाई के पंच को अपनी पूरी ताकत से रोकने का प्रयास कर रहे थे। धमाका! फांग बाई की मुट्ठी यश की उठी हुई बाहों पर टूट पड़ी और जैसे ही उनकी सच्ची युआन टकराए, हवा फटती हुई दिखाई दी, एक बहरा कर देने वाली दबी हुई आवाज निकलती थी। यश ने हताश होकर अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन एक शक्तिशाली प्रत्यावर्ती बल से प्रभावित होकर उनके पैर जमीन को छूते हुए पीछे की ओर शूट हो गए। उनकी पीठ उनके पीछे टिड्डी के पेड़ से टकरा गई। एक क्षण के लिए पेड़ हिंसक रूप से कांप गया और पत्ते बारिश की तरह गिर गए। अंतिम पंच जो फांग बाई ने यश पर फेंका था, उसमें एक बाघ की दहाड़ और बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज थी। ड्रैगन टाइगर लान एलिफेंट तकनीक से टाइगर और थंडर फिस्ट का उपयोग करते हुए
एक बार जब ड्रैगन टाइगर लायन एलिफेंट तकनीक दूसरे स्तर सार संचय क्षेत्र तक आगे बढ़ती है तो ये ड्रैगन, बाघ, शेर और हाथी की ताक प्रदान करती है। बेशक यहाँ तथाकथित ड्रैगन, बाघ, शेर और हाथी इस दुनिया के जानवरों को संदर्भित नहीं करते हैं, बल्कि फांग बाई के पिछले जीवन में खेती दुनिया और अमरता क्षेत्र से अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा जानवरों और अमर जानवरों को संदर्भित करते हैं। आत्मा जानवरों और अमर जानवरों का पद जितना ऊंचा होता है वे उतने ही मजबूत होते हैं। कुछ में पहाड़ों, नदियों और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की भयानक क्षमता होती है। जब ड्रैगन टाइगर लायन एलिफेंट तकनीक सार संचय क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंचती है तो फांग बाई का टाइगर रोर थंडर फिस्ट के साथ पूरी ताकत से हमला एक अकेले बाघ की ताकत का उपयोग कर सकता है। सार संचय क्षेत्र के मध्य चरण तक प्रत्येक हमले में 2 बाघों की ताकत होती है और सार संचय क्षेत्र के उच्च रैंक पर ये 4 बाघों की ताकत को आदेश देता है। एक बार जब सार संचय क्षेत्र पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो एक पंच 8 बाघों की ताकत मुक्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में फांग बाई की ड्रैगन टाइगर लायन एलिफेंट तकनीक द्वारा उन्नत प्रत्येक मामूली क्षेत्र घातीय रूप से अपनी ताकत बढ़ाएगा। अब फांग बाई सार संचय क्षेत्र के उच्च रैंक पर थे जहां एक पूरी ताकत से हमला 4 बाघों के बल के बराबर था। फांग बाई ने यश को जो झटका दिया था, हालांकि उनकी पूरी ताकत से दूर, फिर भी यश सहन कर सकने से परे था। तथ्य यह है कि यश बिना किसी चोट के पीछे हट गए, ये निश्चित रूप से फांग बाई की दया के कारण था। ये केवल यश ही व्यक्ति के रूप में स्पष्ट रूप से जानते थे। वैद्य फांग, दया दिखाने के लिए धन्यवाद। यश एक सैनिक की स्पष्टवादिता के साथ एक सैन्य आदमी होने के नाते जानते थे कि हार है और अधिक नहीं बोले। फांग बाई ने बदले में अपनी मुट्ठियों को जोड़ा और यश को एक मुस्कान पेश की। प्रताप सिंह की प्रशंसा और भोजन। प्रताप सिंह की निगाह और भी अधिक चमक उठी क्योंकि उन्होंने यश को दूर हिलाया और फांग बाई के पास पहुंचे, प्रशंसा में अपनी जीभ को क्लिक करते हुए। वैद्य फांग, वह प्रभावशाली था। यश को मेरे गार्डों के बीच टाइगर यश के रूप में जाना जाता है, फिर भी तुम्हारे खिलाफ ये बाघ सिर्फ एक महज कीड़ा बन गया। रूपाली भी आगे बढ़ी और फांग बाई से कहा, मुट्ठी तकनीक जिसका उपयोग तुमने यश को हराने के लिए किया वह सर्व वस्तु अनुगमन हृदय मुट्ठी थी, है ना? लेकिन वह अंतिम पंच अचानक अविश्वसनीय रूप से भयंकर हो गया, वह उसी तकनीक का हिस्सा नहीं था, है ना? फांग बाई मुस्कुराए और कहा, तुमने वास्तव में ध्यान दिया। तुम सही हो, मैंने अंतिम पंच के लिए तकनीक बदल दी। मैं केवल सर्व वस्तु अनुगमन हृदय मुट्ठी का उपयोग करके जीत सकता था, लेकिन इसमें अधिक समय लगता। मुझे सिखाओ, रूपाली ने कहा। अधिकारी यश के साथ तुम्हारा मुकाबला देखकर मुझे और भी अधिक सीखने का मन करता है। बेटी, चलो इसे एक साथ सीखते हैं, प्रताप सिंह ने कहा। लुप्त सिंह ने समय पर नजर डाली और जल्दी से कहा, पिताजी, चलो पहले दोपहर का भोजन करते हैं, बाद में मुट्ठी तकनीक सीखने के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, पहले दोपहर का भोजन। हा, यश के साथ इतनी देर तक लड़ने के बाद वैद्य फांग को भी भूख लगनी चाहिए। आओ, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। बुजुर्ग श्री सिंह के निवास में एक व्यक्तिगत रसोईया था और समूह के रेस्टोरेंट में पहुंचने के तुरंत बाद एक शानदार भोजन तैयार किया गया और परोसा गया। प्रताप सिंह ने पूछा, वह न सिर्फ पी सकता है बल्कि वह बहुत पी सकता है? दादाजी सिंह, लुप्त चाचा के साथ संयुक्त रूप से, मुझे डर है कि तुम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, रूपाली ने बीच में कहा। झोंकझोऊ में वापस रूपाली ने फांग बाई के साथ भोजन किया था और जानती थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो मांस या शराब के बिना भोजन का आनंद नहीं ले सकता था। वह एक हैरान करने वाली मात्रा में खा और पी सकता था, व्यवहारिक रूप से एक अति अजय बड़ा खाने वाला। जहां तक रूपाली का सवाल था, उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो फांग बाई जितना खा और पी सकता हो। जो रूपाली को परेशान करता था वह ये था कि फांग बाई न मोटा था और न पतला, बस एक मानक कपड़े का हैंगर। वह समझ नहीं सकती थी कि वह इतना अधिक भोजन और पी कैसे सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि योद्धा जितना अधिक दुर्जय हो, उनकी भूख उतनी ही बड़ी हो? लेकिन गुरु जिसने कभी उन्हें प्राचीन युद्ध कला सिखाई थी, वह अधिक नहीं खाते थे। प्रताप सिंह अपने पूरे जीवन में एक हंसमुख स्वभाव के साथ एक सैनिक रहे थे। अपनी जवानी में उन्हें मांस के बड़े टुकड़े खाना और बड़े घूंटों में पीना पसंद था। हालांकि वह अब बूढ़े थे, फिर भी वह हर दिन अकेले कुछ गिलास पीते थे, जिसने उन्हें सेना में पुरानी पीढ़ी का शीर्ष पीने वाला बना दिया था। लुप्त सिंह अपने पिता जितना नहीं पी सकते थे, लेकिन नौकरशाही में दशकों के अनुभव के साथ उनकी शराब की क्षमता भी उल्लेखनीय थी। पिता और पुत्र दोनों में एक सहज प्रतिस्पर्धी स्वभाव था और जब उन्होंने रूपाली के शब्द सुने तो उनकी लड़ने की आत्माएं तुरंत प्रज्वलित हो गईं। चूंकि वह पी सकता है तो चलो बहुत पीते हैं। यहाँ मेरी जगह पर तुम्हें अपनी पीने की प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए। प्रताप सिंह ने ठीक शराब की कई बोतलें निकाली जिन्हें उन्होंने सालों से संजोया था, नशे में धुत होने तक नहीं रुकने का एक स्पष्ट इरादा स्थापित करते हुए। जहां तक फांग बाई से बॉक्सिंग सीखने के मामले का सवाल था, उन्होंने पहले ही इसे अपने दिमाग से बाहर फेंक दिया था।
प्रताप सिंह का पीने का शौक बॉक्सिंग का अभ्यास करने में उनकी रुचि से कहीं अधिक था। रूपाली और आरती दोनों कुछ पे संभाल सकती थीं, लेकिन उन्होंने कभी अति नहीं की, बस बगल में बैठकर फांग बाई को प्रताप सिंह और लुप्त सिंह के साथ पीते हुए देखती थीं। भोजन के दौरान आरती लगातार फांग बाई से आग्रह करती रही कि वह केवल पीने पर ध्यान न दे बल्कि अधिक खाएं। उन्हें बताया कि इस जगह को अपने घर जैसा माने और बिल्कुल औपचारिकता पर खड़े न हों। फांग बाई ने कभी नहीं जाना कि औपचारिकता पर खड़े होने का क्या मतलब था। शराब के एक घूंट और मांस के एक टुकड़े के साथ उनके हाथ शायद ही चलना बंद हुए। उन्होंने अकेले मेज पर मांस के व्यंजनों का कम से कम 80% खाया। रूपाली को छोड़कर सभी लोग, प्रताप सिंह, लुप्त सिंह और आरती सहित, हैरान थे। प्रताप सिंह, लुप्त सिंह और आरती के लिए तथ्य यह है कि फांग बाई स्वतंत्र रूप से खा और पी रहा था। इसका मतलब था कि उसने सिंह परिवार को बाहरी नहीं माना, इसने केवल उन्हें खुश किया। 3 पुरुषों ने पीने के सत्र को एक प्रतियोगिता के रूप में समीप किया। फांग बाई ने जितना पी लिया, प्रताप सिंह और उनके बेटे ने उसका मुकाबला किया, जिसके परिणामस्वरूप पिता और पुत्र को मेज पर फांग बाई द्वारा बाहर निकालने से पहले बहुत कम खाया गया था। बुजुर्ग श्री सिंह के नशे में होने के साथ कोई भी बॉक्सिंग तकनीक सीखने का कोई मौका नहीं था, इसलिए फांग बाई ने आरती के पास अपना मोबाइल नंबर छोड़ दिया। बुजुर्ग श्री सिंह को बताया कि जब उनके पास समय हो तो उनसे संपर्क करें, और फिर वह रूपाली के साथ चले गए। सिंह परिवार को छोड़ने से पहले आरती ने फांग बाई को 10 मिलियन का एक चेक उनके परामर्श शुल्क के रूप में सौंपा, जोर देकर कहा कि उन्हें इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। फांग बाई भी औपचारिकता पर खड़े नहीं हुए, बिना देखे चेक लेकर और उसे अपनी जेब में ठूंस दिया। फांग बाई जानते थे कि सिंह परिवार द्वारा परामर्श शुल्क का भुगतान करने का मतलब था कि वे उन पर एक एहसान नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा सिंह परिवार जैसे एक प्रमुख कबीले के लिए 10 मिलियन एक महज तुच्छ बात थी और शायद ही उनकी दौलत में कोई सेंध लगाती। रूपाली के आवास पर अप्रत्याशित संकट। इस एक बार सिंह परिवार में जाकर तुमने एक किस्मत कमाई है। 10 मिलियन एक परामर्श शुल्क के लिए। भारत के चिकित्सा समुदाय में तुम्हारा मूल्य अब वर्तमान 4 महान राष्ट्रीय चिकित्सकों के बराबर है, रूपाली ने फांग बाई को चिढ़ाते हुए कहा जब वे सिंह परिवार की निजी कार में बैठ गए और चले गए। क्या ऐसा है तो मैंने एक बड़ा नुकसान किया है, फांग बाई ने पश्चाताप में कहते हुए अपनी जान पर थप्पड़ मारा। 4 महान राष्ट्रीय चिकित्सकों द्वारा ठीक नहीं की जा सकने वाली बीमारियों को मैं ठीक कर सकता हूँ, तो मेरा मूल्य उनसे भी अधिक होना चाहिए। नहीं, मुझे अगली बार जब मैं बुजुर्ग श्री सिंह को देखूंगा तो अधिक परामर्श शुल्क मांगना होगा। रूपाली जानती थी कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन वह अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सकी। फांग बाई ने आंतरिक रूप से आह भरी, ये स्वीकार करते हुए कि एक सुंदरता वास्तव में एक सुंदरता है। उनके द्वारा की गई हर चाल आकर्षण से भरी हुई थी, यहाँ तक कि उनकी आंखें घुमाना भी एक अलौकिक आकर्षण रखता था जिसने किसी के दिल को धड़का दिया। हालांकि रूपाली का परिवार आंकसी शहर में एक प्रमुख कबीला था, उनके पास दिल्ली में भी कुछ संपत्ति थी, और जिस जगह पर रूपाली अब रहती थी वह रूपाली के परिवार द्वारा खरीदा गया एक छोटा विला था। बेशक यह विला केवल 2 या 300 वर्ग मीटर के साथ बुजुर्ग श्री सिंह के निवास के साथ तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन ये रूपाली और उनके गुरु के रहने के लिए पर्याप्त से अधिक था। रूपाली के अनुसार उनके गुरु मूल रूप से एक असंगठित स्वतंत्र कृषक थे, बिना किसी निश्चित स्थान के घूमते थे, दुनिया को घर मानते थे। बाद में वह सहज ही रूपाली पर आई, युद्ध कला के लिए उनकी क्षमता देखी, उन्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया और तब से रूपाली के परिवार के साथ रह रही हैं। रूपाली के गुरु ने खुद को मठ प्रमुख जिनसियन के रूप में स्टाइल किया। उन्होंने ताओवादी युद्ध कला का अभ्यास किया। रूपाली के दिल्ली आने के बाद गुरु जिनसियन भी उनके पीछे आ गईं, सबसे पहले रूपाली को किसी भी समय युद्ध कला सिखाने के लिए और दूसरा उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। चूंकि रूपाली खुद एक अर्ध योद्धा थी और आम लोग शायद ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे, गुरु जिनसियन को हर समय उनके पीछे चलने की जरूरत नहीं थी और उनका अधिकांश समय विला में एकांत में बीतता था। फांग बाई, अंदर आओ और एक सीट लो, रूपाली ने जैसे ही वे उनके निवास के दरवाजे पर पहुंचे कहा। ऐसा लगता था कि वह चिंतित थी कि फांग बाई कुछ गलत समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से जोड़ा, तुमने मुझे सर्व वस्तु अनुगमन हृदय मुट्ठी सिखाने का वादा किया था। अगर हम इस मौके को चूक जाते हैं तो मुझे नहीं पता कि हमें दूसरा अवसर कब मिलेगा। फांग बाई ने कहा, क्या तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं है? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे कॉल करो और मैं वहां होऊंगा। रूपाली को थोड़ा निराश महसूस हुआ जब उन्होंने स्पष्ट रूप से उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। हालांकि फांग बाई ने विला पर देखा जहां रूपाली रहती थी और मुस्कान के साथ कहा, मैंने बुजुर्ग श्री सिंह की जगह पर काफी पी लिया और अब मुझे थोड़ा प्यास लग रही है, तुम्हारे घर से एक गिलास पानी लेना अच्छा होगा। रूपाली ने हम ऐड किया। उनके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों की गहराइयों से खुशी की एक झिलमिलाहट गुजर गई। जब वे कार से बाहर निकले और विला के आंगन में प्रवेश किया तो फांग बाई ने भौहें चढ़ाईं और विला की दूसरी मंजिल पर देखा, कहते हुए, क्या तुम और तुम्हारे गुरु ही यहाँ रह रहे हो?
हाँ, क्यों? रूपाली ने उलझन में पूछा। विला की दूसरी मंजिल की ओर इशारा करते हुए फांग बाई ने कहा, अगर तुम्हारे गुरु दूसरी मंजिल पर रह रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वह कुछ परेशानी में हैं। फांग बाई के शब्दों से चौंक कर रूपाली जैसे ही उन्होंने बोलना बंद किया विला में दौड़ गईं। उनकी सांस अव्यवस्थित है, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी खेती के दौरान एक भटकाव का अनुभव किया है। फांग बाई ने बुदबुदाया, फिर एक अव्यवस्थित गति से विला में पीछा किया। विला की दूसरी मंजिल को अलग कमरों में विभाजित नहीं किया गया था, बल्कि एक बड़ा खुला स्थान था। कमरे के उत्तर की ओर दीवार पर ताओवादी संप्रदाय के एक पूर्वज का एक चित्र लटका हुआ था और चित्र के सामने एक चौकोर मेज पर श्रद्धांजलि भेंट और अगरबत्ती रखी गई थी। चौकोर मेज के सामने फर्श पर 3 फीट दूर एक ध्यान कुशन था। इस क्षण में अपने 50 के दशक में एक ताओवादी नन जिसके मुंह के कोने पर एक तिल था, कुशन पर झुकी हुई थी। उनकी सांस कमजोर थी और उनके मुंह के कोनों पर खून का एक निशान था। गुरु, रूपाली जैसे ही उन्होंने दूसरी मंजिल के कमरे का दरवाजा धक्का दिया चिल्लाईं। वह नन के किनारे दौड़ गईं और धीरे से उन्हें बैठने में मदद की। गुरु जिनसियन का संकट। वह ताओवादी नन कोई और नहीं बल्कि रूपाली की गुरु मठ प्रमुख जिनसियन थीं। गुरु, आपको क्या हुआ? रूपाली का मठ प्रमुख जिनसियन के साथ गहरा बंधन लगता था। वह धीरे से पुकार रही थी और उसकी आंखों में पहले से ही आंसू भरे थे। रूपाली को देखकर मठ प्रमुख जिनसियन ने मुश्किल से एक फीकी मुस्कान निकालने में सफलता प्राप्त की और कमजोर ढंग से कहा, रूपाली, तुम वापस आ गई। मैं ठीक हूँ। अभी अपनी खेती के दौरान मैं सफलता के लिए थोड़ी ज्यादा उत्सुक थी और भटक गई। क्या ये गंभीर है? रूपाली ने घबराहट में पूछा। बेशक ये गंभीर है। जैसे ही फांग बाई ने बात की, वह अंदर चले गए, रूपाली के बगल में उकड़ू बैठ गए और मठ प्रमुख जिनसियन से कहा, जब एक योद्धा खेती के भटकाव से पीड़ित होता है तो सबसे अच्छा यह है कि उन्हें कई महीनों के स्वास्थ्य लाभ की जरूरत होती है। सबसे बुरा यह है कि वे अपनी खेती के स्तर से पूरी तरह शून्य हो सकते हैं। हालांकि मठ प्रमुख की स्थिति सबसे गंभीर नहीं है, फिर भी परिणामस्वरूप उनकी ताकत कम से कम आधी हो जाएगी। ये सुनकर मठ प्रमुख जिनसियन का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने एक हल्की आह भरी। वास्तव में मठ प्रमुख जिनसियन की स्थिति काफी हद तक वैसी ही थी जैसा फांग बाई ने वर्णन किया था। इस खेती दुर्घटना ने उनकी नसों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। हालांकि उनका शरीर कुछ स्वास्थ्य लाभ के बाद ठीक हो जाएगा, फिर भी उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। गुरु, क्या ये सच है? रूपाली ने घबराहट में पूछा। वह जानती थी कि एक योद्धा के लिए ताकत का एक महत्वपूर्ण नुकसान एक अत्यंत दर्दनाक मामला था, कभी कभी तो मौत से भी बदतर। मठ प्रमुख जिनसियन ने फांग बाई पर कुछ आश्चर्य से देखते हुए सिर हिलाया और पूछा, रूपाली, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? मठ प्रमुख जिनसियन की याद में रूपाली कभी पुरुषों को अपने घर नहीं लाती थी, इसलिए इस युवक की उपस्थिति ने रूपाली के साथ एक विशेष रूप से अच्छे संबंध का संकेत दिया। हाँ गुरु, ये फांग बाई है जिसका उल्लेख मैंने आपसे पहले किया है। फांग बाई, क्या वह युवक है जिसने उस विस्फोट की घटना में तुम्हारी जान बचाई थी? वह वही है। फांग बाई, तुम एक योद्धा हो और एक डॉक्टर भी, तुम्हारे पास मेरी गुरु की मदद करने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? चिंता से अभिभूत रूपाली ने अचानक फांग बाई का हाथ पकड़ लिया और आग्रह से पूछा। फांग बाई ने नीचे देखा कि रूपाली उनके हाथ को कसकर पकड़े हुए थी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे गुरु की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़कर ऐसा कैसे कर सकती हो? तभी रूपाली को एहसास हुआ कि वह अभी भी फांग बाई का हाथ पकड़े हुए है और उन्होंने तुरंत अपने हाथ को पीछे हटा लिया जैसे कि उन्हें बिजली का झटका लगा हो। पहली बार फांग बाई ने रूपाली के गालों को लाल होते हुए देखा। उस पल में उनकी सुंदरता चमक रही थी जो लुभावनी थी। मठ प्रमुख जिनसियन ने अपनी शिष्या को विचारपूर्वक देखा। उनकी आंखों में मनोरंजन की एक झलक चमक रही थी। वह रूपाली के स्वभाव को समझती थी। अगर फांग बाई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो, अगर उनके मन में उनके लिए अच्छी राय नहीं होती, तो वह मरना पसंद करती बजाय उनके हाथ को छूने के। ये ठीक यही अवचेतन प्रतिक्रिया थी जिसने रूपाली के दिल में फांग बाई के उच्च स्थान को उजागर किया। रूपाली ने मठ प्रमुख जिनसियन की सब कुछ जानने वाली निगाह का सामना नहीं किया, वरना उनका चेहरा और भी लाल हो गया होता। उपचार और आश्चर्यजनक रिकवरी। मठ प्रमुख, कृपया आराम से बैठें। मैं अव्यवस्थित ऊर्जा को ठीक करके शुरुआत करूंगा, फिर आपकी क्षतिग्रस्त नसों की मरम्मत में मदद करूंगा। बेशक आपको इलाज के दौरान सहयोग करने की जरूरत होगी। मैं कैसे सहयोग करूं? बस मुझे बताएं। मैं आपके शरीर में सच्ची युआन की एक लड़ी चैनल करूंगा। एक बार जब आप मेरी सच्ची युआन महसूस कर लें, तो इसे अपने शरीर की नसों के माध्यम से और अंततः अपने ऊर्जा सागर में मार्गदर्शन करने के लिए अपनी खेती तकनीक को परिसंचालित करें। मेरी सच्ची युआन में उपचार के गुण हैं और यह आपकी क्षतिग्रस्त नसों की तेजी से मरम्मत करेगा। मठ प्रमुख जिनसियन ने फांग बाई पर एक गहरी नजर डाली, उन्हें घूर पाया और उत्सुकता से पूछा, फांग बाई, क्या तुम्हारा क्षेत्र गूढ़ स्तर तक पहुंच गया है? फांग बाई मुस्कुराए और जवाब दिया, काफी हद तक। किसी भी मामले में मुझे काफी विश्वास है कि मैं आपको ठीक कर सकता हूं।
धन्यवाद। इस क्षण में मठ प्रमुख जिनसियन केवल फांग बाई पर भरोसा करने का विकल्प चुन सकती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी आत्मा को केंद्रित किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। क्षमा करें। फांग बाई मठ प्रमुख जिनसियन के पीछे आसन मारकर बैठ गए, पंचतत्व एक्यूपंक्चर सेट से जल सुई निकाली, इसे उनके पीठ पर एक महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट में डाला और फिर अपनी खेती तकनीक को परिसंचालित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपनी सच्ची युआन की लड़ियों को जल सुई में प्रवेश कराया। एक बार जब उनकी सच्ची युआन जल सुई से गुजरकर मठ प्रमुख जिनसियन के शरीर में प्रवेश कर गई, तो इसने पानी के गुण प्राप्त कर लिए और पानी अनुकूल सच्ची युआन में एक अद्भुत उपचार प्रभाव होता है। मठ प्रमुख जिनसियन को जल्द ही सच्ची युआन महसूस हुई जो फांग बाई ने उनमें स्थानांतरित की थी। उन्होंने अपनी खेती तकनीक को परिसंचालित किया, सच्ची युआन को अपने शरीर की नसों में मार्गदर्शन किया, इसे अपने इरादे से निर्देशित किया, इसे पूरे शरीर में लगातार परिसंचालित किया। थोड़ी देर बाद अव्यवस्थित ऊर्जा जो मठ प्रमुख जिनसियन की खेती के दौरान बिखर गई थी, धीरे धीरे फांग बाई द्वारा स्थानांतरित सच्ची युआन के साथ विलय होना शुरू हो गई, फिर सच्ची युआन के साथ परिसंचालित हुई। इस प्रक्रिया के दौरान मठ प्रमुख जिनसियन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि सच्ची युआन के प्रत्येक पूर्ण परिसंचरण के साथ उनकी क्षतिग्रस्त नसों में थोड़ा थोड़ा करके सुधार हो रहा था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। रूपाली दोनों के बगल में खड़ी थी, फांग बाई और फिर मठ प्रमुख जिनसियन पर झलक डालती थी, बार बार बदलती थी। फांग बाई पर उनके पूर्ण विश्वास के बावजूद वह थोड़ा चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सकी। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया और इससे पहले कि किसी को एहसास होता, दोपहर से शाम हो गई थी। ये केवल तभी था जब घड़ी ने शाम 5 बजाए कि उन्होंने फांग बाई को एक आह निकालते हुए सुना और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। फांग बाई, मेरी गुरु कैसी हैं? ये देखकर कि मठ प्रमुख जिनसियन अभी भी आंखें बंद करके आसन मारकर बैठी थी, लगता था कि अभी भी अपनी सांस को नियमित कर रही थी, रूपाली पूछे बिना नहीं रह सकी। चिंता मत करो, तुम्हारी गुरु अब ठीक हैं। वह अभी भी खेती की एक स्थिति में हैं, वह थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, फांग बाई ने मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया और मठ प्रमुख जिनसियन के शरीर से जल सुई निकाल ली, इसे एक छोटे लकड़ी के बक्से में रखते हुए। मठ प्रमुख जिनसियन का इलाज करने के लिए सच्ची युआन का एक लगातार स्थानांतरण नहीं, बल्कि थोड़ी देर में एक लड़ी का एक प्रवेश आवश्यक था, जो बहुत अधिक थकाऊ नहीं था। इसलिए लुप्त सिंह की कार दुर्घटना की चोटों का इलाज करते समय के विपरीत, जब उनकी सच्ची युआन लगभग खत्म हो गई थी, जिससे वह थकान से लगभग बेहोश हो गए थे। धन्यवाद, रूपाली ने अपने चेहरे पर एक आभारपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। हम पुराने दोस्त हैं, इस तरह की औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, फांग बाई ने हंसते हुए कहा, समय जांचने के लिए अपना फोन निकाला। फिर उन्होंने रूपाली से कहा, देर हो रही है, मुझे वापस जाना चाहिए। तुम जाने से पहले भोजन के लिए क्यों नहीं रुक जाते? विला में सिर्फ तुम और तुम्हारी गुरु हैं, खाना कौन बनाएगा? गुरु अक्सर खाना बनाती हैं, मैं कभी कभी भी बनाती हूँ। रूपाली, फांग बाई को मजेदार ढंग से देखते हुए उनके चेहरे पर मुझे विश्वास नहीं है कि एक झलक के साथ देखकर उन्होंने अपने होंठ काटे और कहा, मैंने पहले अपनी माँ से थोड़ा सीखा था, हालांकि यह इतना स्वादिष्ट नहीं है। तुम्हारी गुरु को शांति की जरूरत है और तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। चलो इसे अगली बार करते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ खाली समय हो और सर्व वस्तु अनुगमन हृदय मुट्ठी सीखना चाहो तो बस मुझे फोन पर संपर्क करो, फांग बाई ने मुस्कान के साथ कहा। रूपाली ने फांग बाई को विला के गेट तक पहुंचाया, उन्हें बड़े बड़े कदमों से चलते हुए देखा, जब तक कि उनकी आकृति कोने के चारों ओर गायब नहीं हो गई। फिर वह जल्दी से विला में वापस दौड़ गईं और आंखसी में अपनी माँ को एक फोन कॉल किया। माँ, तुम दिल्ली कब आ रही हो? मैं तुमसे खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। कोई कारण नहीं, बस मेरा मन है सीखने का। गुरु को खेती करने की जरूरत है और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। वास्तव में, जल्दी आओ। ठीक है, मैं फोन रख रही हूँ। अपनी माँ के साथ कॉल समाप्त करने के बाद रूपाली के होंठ थोड़े फड़फड़ाए, एक मुस्कान की एक झलक प्रकट हुई। विला की दूसरी मंजिल पर मठ प्रमुख जिनसियन, जिन्होंने अपनी सांस को नियमित करना समाप्त कर दिया था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धीरे से खुद पर हंस पड़ी, सोचते हुए, ये लड़की, वह उस युवक के लिए खाना बनाना सीखना चाहती है ना? ठीक है, इतने लंबे समय के बाद अंततः उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वह फिर से पसंद करती हैं। एक और संकट, प्रिया और 2 भाई। रूपाली के विला से निकलने के बाद फांग बाई ने देखा कि अभी भी जल्दी थी, इसलिए वह लुप्त परिवार से चेक को अपने बैंक खाते में जमा करने के लिए एक पास के बैंक में रुक गए, इससे पहले कि वह अपने हवेली वाले निवास पर वापस लौटें। हाल के दिनों में लुप्त सिंह की चोटों का इलाज करने के कारण फांग बाई ने हवेली में शायद ही समय बिताया और देर से वापस लौटते थे, इसलिए उन्हें अपने मकान मालिक कीर्तिमान और उनके परिवार से मिलने का शायद ही मौका मिला हो। हालांकि हर बार जब वह वापस लौटते थे, फांग बाई हमेशा कीर्तिमान की पत्नी कीर्ति की सांस और दिल की धड़कन को अपने कमरे से महसूस करते थे। कीर्ति की हालत पहले से थोड़ी खराब थी लेकिन स्थिर बनी हुई थी।
कीर्तिमान हर दिन अपने सुअर को काटने और बेचने के व्यवसाय के लिए एक पास के पशु वधशाला में जाना जारी रखा, लेकिन अब वह थोड़ा जल्दी और अधिक बार घर वापस लौटते थे। प्रिया अभी भी हर दिन ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में जाती थी और फिर अपनी मां की देखभाल के लिए समय पर घर वापस लौटती थी। प्रिया के अनुसार उनकी ग्रीष्मकालीन कक्षा उनके स्कूल दिल्ली नंबर 16 मिडिल स्कूल के पास स्थित थी। फांग बाई वर्तमान में दिल्ली नंबर 16 मिडिल स्कूल से गुजर रहे थे। इस समय प्रिया को अपनी कक्षाएं समाप्त कर घर के रास्ते पर होना चाहिए। जैसे ही वह दिल्ली नंबर 16 मिडिल स्कूल के पास एक ठंडे पेय की दुकान से गुजर रहे थे, उन्होंने छात्रों की भीड़ को देखा। ज्यादातर ग्रीष्मकालीन स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र थे। भीड़ पर नजर डालते हुए फांग बाई ने तुरंत प्रिया को पहचान लिया। प्रिया कद में लंबी और औसत लड़के से भी लंबी होने के कारण भीड़ के बीच अपनी सुंदर उपस्थिति और अद्वितीय स्वभाव के साथ खड़ी थी, जिससे उन्हें नोटिस न करना मुश्किल था। उस पल में प्रिया अपनी उम्र के आसपास की एक लड़की के सामने खड़ी थी। चेकर्ड शर्ट पहने दो युवकों के साथ सामना कर रही थी और बहस कर रही थी। उनकी भौहें उल्टी और आंखें गुस्से से चौड़ी थीं, जैसे कि वह अत्यंत क्रोधित हों। उनके पीछे ढाल बनी लड़की भी एक असाधारण सुंदरता थी, लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी और सामने के दो युवकों को अपनी आंखों में डर के साथ देख रही थी। फांग बाई स्पष्ट रूप से प्रिया के गुस्से को अपनी सीमा तक बढ़ते हुए महसूस कर सकते थे और अगर बहस जारी रही तो वह शारीरिक कार्रवाई का सहारा ले सकती थी। हालांकि वह एक योद्धा नहीं थी, उनके पिता एक योद्धा थे और वह आत्मरक्षा में बहुत कुशल थीं। फांग बाई को यकीन था कि अगर प्रिया ने कार्रवाई की तो वे दो युवक बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन जल्द ही फांग बाई ने अपना विचार बदल दिया और एहसास किया कि अगर प्रिया ने पहले वार किया तो वह दुख झेलने वाली होगी। प्रिया के लिए खतरा चेकर्ड शर्ट में दो युवकों से नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़े दो पुरुषों से आया था। अगर फांग बाई का अनुमान सही था तो वे दो पुरुष शायद चेकर्ड शर्ट वाले युवक के अंगरक्षक थे। दोनों पुरुष 30 के आसपास की उम्र के थे, औसत ऊंचाई के, दुबले गठन के, समान रूप से पुराने पतले आसमानी शर्ट पहने हुए थे, एक जैसे बस कट्स दिखाते थे और उनके चेहरे की विशेषताएं लगभग एक जैसी थीं। वे जुड़वां थे। दोनों पुरुष योद्धा थे और इसके अलावा वे पीले स्तर के मध्यवर्ती चरण के योद्धा थे। गली के किनारे 5 मीटर दूर एक छोटे पेड़ के नीचे आलस्य से खड़े उन्होंने प्रिया के साथ चेकर्ड शर्ट वाले युवक की बहस को देखा। लगता था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फांग बाई जानते थे कि जिस क्षण प्रिया ने चेकर्ड शर्ट वाले युवक पर हाथ रखा और ऊपरी हाथ हासिल किया, वे जुड़वां भाई निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे। प्रिया के कौशल काफी थे, लेकिन केवल आम लोगों के खिलाफ, योद्धाओं के खिलाफ वह निस्संदेह दुख झेलने वाली होगी। फांग बाई ने आह भरी और तुरंत अपने कदम मोड़ लिए, भीड़ की ओर बढ़ते हुए। अगर प्रिया एक अजनबी होती तो फांग बाई झलक डालते और चले जाते, लेकिन चूंकि वह मकान मालिक की बेटी थी और वे परिचित थे तो वह खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते थे, है ना? इसके अलावा ऐसी जीवंत और सुंदर युवती को नुकसान पहुंचाना, उसका चेहरा चोटिल और पीटा जाना परिदृश्य पर एक धब्बा होगा। तो फांग बाई ने कार्रवाई करने से पहले प्रिया को समझाने की कोशिश करने का फैसला किया, वरना एक बार संघर्ष भड़क उठता तो जुड़वां भाई कदम रखते और स्थिति को संभालना बहुत अधिक परेशानी वाला हो जाता। केवल कुछ कदम चलने के बाद फांग बाई ने खुद को कोसा, धत। फ्लोरल शर्ट में दो युवकों में से एक, पतला वाला, अचानक अपना होश खो बैठा और वास्तव में प्रिया के गाल को छूने के लिए पहुंचा। उनका कार्य एक फ्यूज जलाने जैसा था और एक पल में वह गुस्सा जिसे प्रिया मुश्किल से रोक रही थी, फट पड़ा। प्रिया का पलटवार और अंगरक्षकों का हस्तक्षेप। दूर हो जाओ। फ्लोरल शर्ट में युवक का हाथ जिसने प्रिया के गाल को छुआ था वापस नहीं हटा था जब प्रिया के अचानक उठते हुए दाहिने पैर से पेट के निचले हिस्से में बुरी तरह से लात मारी गई थी। आउच। फ्लोरल शर्ट में युवक ने दोनों हाथों से अपने पेट के निचले हिस्से को ढक लिया। उनका शरीर झुका हुआ था, टांगे कसकर दबी हुई थीं, जैसा कि वह दर्द में चिल्लाया, तुम छोटी कुतिया। ये देखकर फ्लोरल शर्ट में दूसरे युवक का चेहरा बदल गया और जैसा कि उन्होंने गुस्से से शाप दिया, उन्होंने प्रिया की ओर एक पंच फेंका। प्रिया का सुंदर चेहरा ठंडा था, जैसा कि उन्होंने एक ही तरह से अपने पैर से वार किया। और इस तरह फ्लोरल शर्ट में दो युवक एक दयनीय जोड़ी बन गए। प्रत्येक ने अपने पेट के निचले हिस्से को ढक लिया और दैत्य की तरह चिल्लाया। तमाशबीनों ने दुर्भावनापूर्ण आनंद की अभिव्यक्ति पहनी, कुछ चुपके से जयकार करने में मदद नहीं कर सके। फ्लोरल शर्ट में दो युवक स्पष्ट रूप से धन के वंशज थे, जिन्होंने पहले प्रिया के पीछे लड़की को रोक दिया था। उसका नाम पूछ रहे थे और उसे बाहर खाने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। उसे विभिन्न तरीकों से परेशान कर रहे थे जब तक कि वह रोने नहीं लगी। वह लड़की प्रिया की सहपाठी थी। जब प्रिया पास से गुजरी और स्थिति देखी तो वह खड़ी होकर नहीं देख सकी और अपनी सहपाठी को अपने पीछे खड़ा कर दिया, जैसा कि उन्होंने फ्लोरल शर्ट में दो युवकों का सामना किया। ये देखकर कि दो लड़कियां एक दूसरे से अधिक सुंदर थीं, फ्लोरल शर्ट में दो युवकों ने आदतन अपमानजनक टिप्पणी की। प्रिया ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और अपनी मजेदार जीभ से तेजी से जवाब दिया। हालांकि वह अंततः एक अनाड़ी लड़की थी और कई सालों से समाज में मिले हुए दो युवकों के साथ मौखिक लड़ाई में यह अनिवार्य था कि वह एक नुकसान में समाप्त हो जाएगी।
तो ये ज्यादा समय नहीं लगा कि उनका गुस्सा भड़क गया। प्रिया ने युद्ध कला में प्रशिक्षण लिया था और उनके द्वारा दी गई लातें तेज, कठोर और सटीक थीं। फ्लोरल शर्ट में दो युवकों को पसीने में तर और दर्द में चिल्लाते हुए छोड़ गईं। तमाशबीनों ने संतोष के साथ देखा, ये सोचकर कि ऐसे मैल को बांझपन में लात मारना चाहिए। कुछ दर्शकों ने इतनी आकर्षक और नाजुक युवती को इतनी भयंकर ढंग से वार करते हुए देखकर ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सके और चुपचाप खुद को चेतावनी दी कि भविष्य में सुंदर महिलाओं के आसपास अधिक सावधान रहें। प्रिया, चलो चलते हैं। फ्लोरल शर्ट में दो युवकों को घायल करने के बाद प्रिया ने अपने पीछे लड़की का हाथ लिया और जाने के लिए मुड़ गई। अचानक हवा में कपड़े के फटने की एक आवाज सुनाई दी और प्रिया ने अपनी आंखों के सामने एक धुंधलापन देखा। जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्होंने जुड़वा भाइयों की एक जोड़ी को देखा। उनकी उपस्थिति और पोशाक ठीक एक जैसी थी, जो उनका रास्ता रोक रहे थे। तुम क्या चाहते हो? प्रिया ने जुड़वा के भयानक भावों से खतरे की एक भावना महसूस की और अनजाने में पीछे हटी। फांग बाई ने सही अनुमान लगाया था, जुड़वा वास्तव में फ्लोरल शर्ट में दो युवकों के अंगरक्षक थे। उनके कौशल के साथ अगर वे फ्लोरल शर्ट में दो युवकों के बगल में खड़े होते तो प्रिया को किसी को चोट पहुंचाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन उनकी गलती ये थी कि उन्होंने प्रिया को एक नाजुक लड़की माना और कोई खतरा नहीं, और इस चूक से मुसीबत आई। अंगरक्षकों के रूप में अपने आरोपों की रक्षा करने में विफल होने का मतलब था कि वापस लौटने पर उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। निराश होकर उन्होंने अपना गुस्सा प्रिया पर निर्देशित किया। वे लोहे के समान दृढ़ दिलों वाले योद्धा थे और महिलाओं के लिए बहुत कम करुणा रखते थे। हालांकि प्रिया एक फूल की तरह सुंदर थी, उन्हें नीचे मारने में उन्हें कोई झिझक नहीं थी। जुड़वा भाइयों में से एक ने, उनकी आंखों में ठंडी रोशनी चमकती हुई, अपनी दाहिनी हथेली उठाई और बुरी तरह से प्रिया के गाल पर एक बार निशाना बनाया। वह व्यक्ति एक मध्य स्तरीय पीले स्तर का योद्धा था और उसकी हथेली का वार तेज और भयंकर दोनों था। अगर वह प्रिया के चेहरे पर लगता तो न केवल उसकी सुंदरता बर्बाद हो जाती, बल्कि उसे गंभीर चोट भी लगती। ये यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से विकृत भी कर सकता था। हालांकि प्रिया एक योद्धा नहीं थी, फिर भी उसकी आंखों की रोशनी और प्रतिक्रियाएं अच्छी थीं। हमले को देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया और उसने सहज रूप से पीछे हट गई। लेकिन वह कितनी भी तेजी से चली, वह एक मध्य स्तरीय पीले स्तर के योद्धा से कैसे आगे निकल सकती थी? इससे पहले कि योद्धा की हथेली उसे छू पाती, भयंकर हथेली की हवा पहले ही उस तक पहुंच चुकी थी, जिससे प्रिया की चेहरे की त्वचा में दर्दनाक चुभन होने लगी। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और एक तीखी चीख निकाली। जैसे ही योद्धा का हाथ प्रिया के गाल से लगभग आधा फुट दूर था, वह अचानक रुक गया और आगे नहीं जा सका। मित्र, क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़े बहुत कठोर हो रहे हैं? फांग बाई प्रिया के बगल में खड़े थे, उनका हाथ योद्धा की कलाई को मजबूती से पकड़े हुए था और उन्होंने अपने चेहरे पर बिना किसी अभिव्यक्ति के बात की। उनकी पकड़ दृढ़ और मजबूत थी, उनकी 5 उंगलियां लोहे के हुक्स जैसी थीं। योद्धा ने मुक्त होने की कोशिश की लेकिन विफल रहा, एक अचानक झटके का डर महसूस कर रहा था। फांग बाई, प्रिया फांग बाई को अचानक प्रकट होते देखकर चौंका और अत्यधिक खुश दोनों महसूस किए बिना नहीं रह सकी। फांग बाई ने अपना सिर मोड़ा और उस पर मुस्कुराया, तिरछे उसके सामने कदम रखा और शांत ढंग से योद्धा का सामना किया। मित्र, चलो बस इसे जाने देते हैं। क्या हम? तुम्हारा दोस्त पहले गलत था और मेरी दोस्त पूरी तरह से अपना बचाव कर रही थी। इसके साथ उन्होंने अपना हाथ ढीला कर दिया और योद्धा की कलाई को छोड़ दिया। योद्धा कुछ कदम पीछे हट गया, सतर्कता से फांग बाई को देख रहा था। उसकी आंखें अनिश्चित रूप से झिलमिला रही थीं। तुम कहते हो जाने दो और हमें बस जाने देना चाहिए। तुम अपने आप को कौन समझते हो? जुड़वा भाइयों में से एक, फ्लोरल शर्ट में 2 युवकों की चोटों की जांच करने के बाद फांग बाई की ओर दौड़ा, प्रिया पर भयंकर निगाह डाली और फिर गुस्से से फांग बाई पर चिल्लाने लगा। फ्लोरल शर्ट में 2 युवकों को कड़ी लात मारी गई थी और उन्हें जोरों से पसीना आते और लगातार चीखते हुए देखकर ऐसा लगता था कि वे हिस्से जिनका उपयोग वे बच्चे पैदा करने के लिए करते थे, काफी प्रभावित हुए थे। अगर इससे वे बांझ हो जाते हैं तो बैर बहुत बड़ा होगा। जुड़वा भाइयों में से बड़े का नाम वू वेनसोंग था और यह वही था जिसने अभी प्रिया को थप्पड़ मारने का प्रयास किया था। छोटा वू वेनबो नाम का था, वही जो अब फांग बाई के सामने चिल्ला रहा था। वू वेनसोंग अभी फांग बाई के साथ हाथ पार करने के बाद जानता था कि उसे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा है। अपने भाई वू वेनबो को चिल्लाते हुए सुनकर और फांग बाई की आंखों से निकलती हुई हत्या की ऊर्जा को देखकर उनके दिल में एक डर उछल पड़ा, कुछ अशुभ महसूस कर रहा था। लाभ पाने के लिए पहले वार करो के सिद्धांत का पालन करते हुए बिना किसी झिझक के वू वेनसोंग ने तुरंत अपनी मुट्ठी स्विंग की, दोनों को फांग बाई के चेहरे और छाती पर एक साथ लक्ष्य करते हुए। सहज समझ रखने वाले भाई होने के नाते जैसे ही वू वेनसोंग ने अपना कदम उठाया, वू वेनबो की आंखों में भयंकरता चमक उठी, उनका शरीर नीचा हो गया और उन्होंने फांग बाई के निचले शरीर पर वार किया। फांग बाई का जवाबी हमला। 2 भाइयों, एक मुट्ठी की कला में उत्कृष्ट, दूसरा पैर की तकनीकों में। हमला सामंजस्य में समन्वित और सटीक था।
एक अधिक शक्तिशाली उच्च स्तरीय पीले स्तर के योद्धा का सामना करने पर भी उनमें लड़ने की ताकत थी। फांग बाई अपने पीछे प्रिया और उसकी सहपाठी की रक्षा करते हुए पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी, और अगर वह किनारे हटता तो वह प्रिया और उसकी सहपाठी को वो भाइयों के हमले के सामने खड़ा कर देता। दो नाजुक लड़कियों को दो मध्य स्तरीय पीले स्तर के योद्धाओं के भयंकर मुक्कों और लातों से मारा जाना और उसके बाद के परिणामों का क्या होता ये कहने की जरूरत नहीं थी। चूंकि फांग बाई ने इस मामले में हस्तक्षेप किया था, वह निश्चित रूप से उन्हें नुकसान के लिए नहीं छोड़ेंगे, दो युवतियों को घायल होने देंगे। वो भाई मध्य स्तरीय पीले स्तर के योद्धा थे, जबकि फांग बाई की ताकत एक उच्च स्तरीय गूढ़ स्तर के बराबर थी। उनके खेती के क्षेत्रों के बीच का अंतर एक पूरे स्तर से अधिक था, एक अंतर जो स्वर्ग और पृथ्वी जितना विशाल था। परिणाम स्वरूप वो भाइयों के शक्तिशाली और भयंकर हमले फांग बाई के लिए महज बच्चों का खेल दिखाई दिए, शायद ही दूसरे विचार के योग्य। एक ठंडी फुफकार के साथ फांग बाई ने अपनी मुट्ठी लॉन्च की और अपने पैर को पार करके घुमाया। उनकी मुट्ठी वू वेनसोंग की मुट्ठी से मिली, जिससे वू वेनसोंग के अंगूठे तुरंत टूट गए। वह पीछे लड़खड़ा गया, उसकी बाहें अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। जो पैर बाहर निकला वह वू वेनबो के अपने स्वीपिंग पैर से टकराया, इसे तोड़ दिया। वू वेनबो अजीब ढंग से दूर लुढ़क गया, अपने पैर को पकड़कर और पीड़ा की एक चीख को वापस काटते हुए। महान प्रिया फांग बाई के पीछे खड़ी थी, जल्दी से प्रतिक्रिया की, तालियां बजाई और उत्साहित दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने वो भाइयों को फांग बाई के हमले से दर्द में पीछे हटते देखा। तुमने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। फांग बाई ने प्रिया पर एक निगाह के साथ वापस देखा और फिर कठोरता से फुसफुसाया, अब घर वापस जाओ, जल्दी। वे इसके लायक थे। फ्लोरल शर्ट में दो युवकों को देखकर उन्होंने लात मारी थी। वे अभी भी अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़े हुए थे और कराह रहे थे। प्रिया ने उल्लंघन में अपना सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारी उन दो लातों ने उन्हें नपुंसक बना दिया होगा। अगर मैं वे होता तो मैं अभी तुम्हें मारना चाहता होगा। अगर तुम नहीं जाती हो तो क्या तुम परिणामों की कल्पना कर सकती हो? फांग बाई ने फुसफुसाया, क्या यह इतना गंभीर है? प्रिया ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, मैं अभी गुस्से में थी और अपनी ताक को नियंत्रित नहीं किया। हम अब जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा क्या? मैं तुम्हारे दूर जाने के बाद चला जाऊंगा। नहीं, हम एक साथ जाते हैं, प्रिया ने वफादारी के साथ कहा। फांग बाई ने प्रिया के बगल में लड़की की ओर इशारा किया और दुखी होकर कहा, अगर तुम इस सहपाठी को इस मामले में नहीं घसीटना चाहती हो तो तुरंत निकल जाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। प्रिया अपने सीधे और निर्णायक स्वभाव के साथ टालमटोल करने वाली नहीं थी, जानती थी कि रुकना केवल मामले को जटिल बनाएगा। फिर उसने फांग बाई से कहा, अपना ध्यान रखना, इस मामले के शांत होने के बाद मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। इन शब्दों के साथ उसने अपने बगल की लड़की को पकड़ लिया, जो डर से पीली पड़ गई थी, और वे भीड़ से गुजर गईं। उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और चली गईं। फांग बाई कुछ मिनटों के लिए जगह पर खड़े रहे, यह अनुमान लगाते हुए कि प्रिया और लड़की भाग गए थे, इससे पहले कि अंततः जगह छोड़ने के लिए मुड़ें। जहां तक जमीन पर पड़े 4 लोगों का सवाल था, फांग बाई उनके भाग्य के बारे में परेशान नहीं हो सकते थे। फांग बाई और डोनफांग परिवार। डोनफांग परिवार के लोगों को घायल करने के बाद तुम दंड से नहीं बचोगे, भले ही तुम दुनिया के छोर तक भाग जाओ। वू वेनसोंग अपनी बाहों को लंगड़ा करते हुए, दांत पीसते हुए फांग बाई से बोले, जो जाने के लिए मुड़ गए थे। डोनफांग परिवार। फांग बाई मुड़ गए, वू वेनसोंग के बगल में उकड़ू बैठ गए और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम किस डोनफांग परिवार की बात कर रहे हो? बेशक, दिल्ली में सबसे प्रसिद्ध डोनफांग परिवार। दर्द के बावजूद जिसने उनके टूटे हुए अंगूठे के कारण उन्हें लगातार पसीना आने दिया, वू वेनसोंग ने डोनफांग परिवार के उल्लेख पर गर्व का एक निशान दिखाया। दिल्ली में सबसे प्रसिद्ध, तुम्हारा मतलब डोनफांग लेइमिंग के डोनफांग परिवार से है? फांग बाई ने तुरंत डोनफांग लेइमिंग के बारे में सोचा, जिसे उन्होंने एक बार बचाया था और जिसने उन्हें अपना मोबाइल नंबर दिया था। बिल्कुल, डोनफांग परिवार जहां बुजुर्ग श्री डोनफांग रहते हैं। वू वेनसोंग के चेहरे पर गर्व और गहरा हो गया। डोनफांग परिवार दिल्ली के शीर्ष कुलीन परिवारों में से एक था, लगभग हर कोई उन्हें जानता था। जिस लड़की ने भाग गई थी अपने सूक्ष्म स्मोकी मेकअप के साथ, उसने डोनफांग लेइमिंग के सबसे बड़े और दूसरे बेटों के घर से 2 युवा मास्टरों को घायल कर दिया था, और फांग बाई और उनके भाई उनके अंगरक्षक थे। लड़की अपने सामने इस युवक के साथ, युवा मास्टरों और डोनफांग परिवार के अंगरक्षकों को पीटने के बाद क्रोधित डोनफांग परिवार द्वारा आसानी से मिनटों के भीतर मिटाए जा सकते थे। डोनफांग परिवार के पास योद्धाओं की प्रचुरता और कई विशेषज्ञ थे। भले ही उनके सामने युवक मजबूत था, डोनफांग परिवार के प्रतिशोध से बचना असंभव लगता था। वू वेनसोंग ने फांग बाई के चेहरे पर घबराहट और डर की एक झलक देखने की उम्मीद की थी, फिर भी वह निराश थे। फांग बाई मुस्कुराए और फिर अपना सेल फोन और अपनी जेब से कागज का एक छोटा टुकड़ा निकाला, डोनफांग लेइमिंग द्वारा छोड़े गए नंबर को डायल करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि इस मामले को डोनफांग लेइमिंग को स्पष्ट किया जाना चाहिए, अन्यथा ये जितना बढ़ता जाएगा ये सबके लिए उतना ही बुरा होगा।
हालांकि प्रिया थोड़ी भारी भरकम थी, फांग बाई ने नहीं सोचा कि वह गलत थी। अगर वह होते तो वह और भी क्रूर हो सकते थे। चूंकि दोष प्रिया के साथ नहीं था, ये डोनफांग लेइमिंग पर निर्भर था कि वह स्थिति को कैसे संभालते हैं। फांग बाई समझते थे कि दुनिया के कानूनों के अनुसार भले ही प्रिया गलत नहीं थी, उसने फिर भी किसी को घायल किया था और कम से कम उसे मुआवजा देना होगा और राशि छोटी नहीं होगी। डोनफांग लेइमिंग की प्रतिक्रिया। जब फांग बाई डोनफांग लेइमिंग को कॉल कर रहे थे, बुजुर्ग श्री डोनफांग अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रात का भोजन कर रहे थे। फोन पर अजीब नंबर देखकर उन्होंने भौहें चढ़ाई, एक पल के लिए सोचा और फिर तुरंत जवाब दिया। जो लोग डोनफांग लेइमिंग का मोबाइल नंबर जानते थे, वे सभी डोनफांग लेइमिंग के साथ अच्छे संबंध वाले लोग थे, लेकिन इस अनजान नंबर का सामना करने पर बुजुर्ग श्री डोनफांग एक पल के लिए याद नहीं कर सके कि यह किसका था। मैं फांग बाई हूँ। कॉल जुड़ने के बाद फांग बाई ने तुरंत अपना नाम बताया। फांग बाई। डोनफांग लेइमिंग ने पहले प्रतिक्रिया नहीं की। दादाजी, क्या आपको बचाने वाले बड़े भाई कॉल कर रहे हैं? डोनफांग लेइमिंग के बगल में बैठी 2 चोटियों वाली डोनफांग रूहुआ ने पलक झपकाए और पूछा। अपनी पोती द्वारा याद दिलाए जाने पर डोनफांग लेइमिंग ने आह उद्गार किया और तुरंत फांग बाई का चेहरा उनके दिमाग में चमक उठा। अपने माथे पर थप्पड़ मारते हुए वह हंसे, मेरी याददाश्त देखो। डॉक्टर फांग, नमस्ते। बहुत समय हो गया है। बुजुर्ग श्री डोनफांग, आपके परिवार के साथ एक संघर्ष हुआ है। फांग बाई। डोनफांग लेइमिंग के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान करने में अनाचुक सीधे मुद्दे पर आए और जो कुछ हुआ था वह सुनाया। डोनफांग लेइमिंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई और उन्होंने खाने की मेज के पार बैठे अपने सबसे बड़े और दूसरे बेटों पर निगाह डाली। उनकी आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। दिल्ली नंबर 16 मिडिल स्कूल के पास। ठीक है डॉक्टर फांग, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं किसी को भेजकर इससे तुरंत निपटाता हूँ। डोनफांग लेइमिंग के फोन रखने के बाद उन्होंने एक धमाका के साथ मेज पर थप्पड़ मारा और गला फाड़कर बोले, शिंगर और चेंगर फिर से बाहर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। पिताजी, क्या हुआ? डोनफांग शान, डोनफांग लेइमिंग के सबसे बड़े बेटे और डोनफांग दियान दूसरे बेटे एक दूसरे पर देखा, दोनों पूरी तरह से भ्रमित थे। क्या हुआ? तुम्हारे दोनों अच्छे बेटे जो तुमने पाले हैं। डोनफांग लेइमिंग ने अपने सबसे बड़े और दूसरे बेटों पर इशारा किया, गुस्से से कहते हुए, शिंगर और चेंगर तुम्हारे द्वारा बिगाड़े गए हैं। वे कभी कुछ भी उत्पादक नहीं करते हैं और बस बाहर घूमना जानते हैं। वे व्यवहारिक रूप से हमारे डोनफांग परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहे हैं। पिताजी, परेशान मत होइए, चलो शांत होकर बात करते हैं। डोनफांग यून, डोनफांग लेइमिंग के तीसरे बेटे, ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। डोनफांग रूसी सीधे और अविचलित बैठी थी, जैसे कि किसी भी चीज का उससे कोई लेना देना नहीं था। दादाजी को गुस्सा आते देखकर डोनफांग रूहुआ ने एक से दूसरे पर देखा, बोलने की हिम्मत नहीं की। डोनफांग लेइमिंग ने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से आह भरी। अपने सबसे बड़े बेटे डोनफांग शान और अपने दूसरे बेटे डोनफांग दियान से कहा, मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि शिंगर और चेंगर को सख्ती से अनुशासित करो, लेकिन तुम कभी नहीं सुनते। देखो अब क्या हुआ है। उन्होंने एक छात्रा को परेशान किया है और अंततः पिट गए हैं। क्या? हालांकि डोनफांग शान और डोनफांग दियान प्रभावशाली व्यक्ति थे, अपने संयम में अच्छी तरह से संस्कृत। ये सुनकर कि उनके बेटों को पीटा गया है, वे एक साथ खड़े हुए बिना नहीं रह सके। दादाजी, क्या ये बड़े भाई फांग बाई हैं जिन्होंने शिंगर और चेंगर को पीटा? डोनफांग रूहुआ धीरे से पूछे बिना नहीं रह सकी। जिन्होंने उन्हें घायल किया वे डॉक्टर फांग के दोस्त थे। शिंगर और चेंगर के अंगरक्षक ने डॉक्टर फांग पर हमला किया और उनसे घायल हो गए। डोनफांग लेइमिंग ने एक झुंझलाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो ये लोगों को नाराज कर देगा। ये सिर्फ एक डॉक्टर है, तो क्या होगा अगर वह नाराज हो जाए? डोनफांग शान ने अनासक्ति से बात की, क्योंकि वह इस बात से अधिक चिंतित थे कि उनके बेटे कैसे घायल हुए। डोनफांग रूसी ने अपने बड़े चाचा पर निगाह डाली, उनकी भौहें थोड़ी झुकी हुई थीं। अपनी जीभ को रोको। डोनफांग लेइमिंग ने अपने सबसे बड़े बेटे पर गुस्से से घूरा और कहा, मैं डोनफांग लेइमिंग अकृतज्ञ नहीं हूँ। डॉक्टर फांग ने तुम्हारे पिता की जान बचाई, वह पूरे डोनफांग परिवार के लिए एक लाभकारी है। इसके अलावा इस मामले में शिंगर और चेंगर गलती पर थे। भले ही वे गलती पर थे, उन्हें घायल करने की कोई जरूरत नहीं थी। डोनफांग दियान ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। उन्हें अनदेखा करते हुए डोनफांग लेइमिंग डोनफांग रूसी की ओर मुड़े, जो भावहीन और शांत थी, और कहा, रूसी, तुम इस मामले से निपटो। अगर शिंगर और चेंगर गंभीर रूप से घायल हैं, तो प्यार से बात करो और डॉक्टर फांग से उनका इलाज करने के लिए पूछो। डोनफांग रूसी ने अपना सिर हिलाया और खड़ी हो गई। मैं रूसी के साथ जाऊंगी। लिन रुशुए, डोनफांग रूसी की माँ, भी खड़ी हो गई और कहा, अगर शिंगर और चेंगर की चोटें गंभीर नहीं हैं, तो डॉक्टर फांग को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। डोनफांग लेइमिंग ने जवाब दिया, वह अच्छा है।
तुम डॉक्टर मंडप संप्रदाय से आती हो और दवा में काफी कुशल हो। तुम्हारे और रूसी के एक साथ जाने से मुझे अधिक आराम महसूस होगा। लिन रुशुए ने एक हल्की मुस्कान दी, अपनी बड़ी बेटी डोनफांग रूसी का हाथ लिया और बगल बगल बाहर चली गईं। डोनफांग परिवार की ओर से मुलाकात। 20 मिनट बाद दो काली सेडान ने एक काली वैन को एस्कॉर्ट किया, दिल्ली नंबर 16 मिडिल स्कूल के करीब ठंडे पे की दुकान के प्रवेश द्वार के पास रुक गईं। 8 महिला अंगरक्षकों की सुरक्षा में डोनफांग रूसी और उनकी मां लिन रुशुए वैन से बाहर निकली और बदकिस्मत भाइयों डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन के पास पहुंची, जो अभी भी जमीन पर पड़े करहा रहे थे। हालांकि पहले जितने तमाशबीन नहीं थे, फिर भी काफी थे, जिन्हें 8 अविचल महिला अंगरक्षकों द्वारा दूरी पर रखा गया था। तीसरी चाची, चचेरी बहन रूसी। डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन की चोटें उतनी गंभीर नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। कुछ देर तक दर्द में चिल्लाने के बाद दर्द कम हो गया और वे बहुत शांत हो गए। लिन रुशुए और डोनफांग रूसी को बगल बगल चलते हुए देखकर वे तुरंत बैठ गए। वह छोटी कुतिया जिसने मुझे लात मारी बस भाग गई और इस व्यक्ति ने वू वेनसोंग और वू वेनबो को घायल कर दिया। तीसरी चाची, चचेरी बहन रूसी, हमारा बदला लो। अपने रिश्तेदारों को देखकर उत्पीड़ित भाई लगभग आंसू में थे। उन्हें अभी झेलना पड़ा दर्द याद आया और उन्होंने फांग बाई पर जोर से इशारा किया। डोनफांग रूसी और लिन रुशुए दोनों ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उनकी आंखें फांग बाई पर थीं। दोनों आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति जिसने बुजुर्ग श्री डोनफांग की जान बचाई, जिसे वह दिव्य डॉक्टर कहते थे, इतना युवा और सुंदर व्यक्ति होगा। क्या आप डॉक्टर फांग हैं? फांग बाई को कुछ देर तक तौलने के बाद लिन रुशुए अचानक चौड़ी मुस्कुराए और पूछा। फांग बाई ने सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों कौन हैं? डॉक्टर फांग मुझसे नहीं मिले हैं, लेकिन आप मेरी छोटी बेटी से अवश्य मिले होंगे। उसका नाम डोनफांग रुहुआ है। उसे 2 चोटी पहनना पसंद है और जब भी हमारा परिवार आपका नाम लेता है, वह हमेशा बगल में बड़े भाई पुकारती है। फांग बाई के सामने 13 या 14 साल की 2 चोटियों वाली सुंदरता डोनफांग रुहुआ की छवि दिखाई दी और उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप उस छोटी सुंदरता की मां हैं? हाँ। अपनी छोटी बेटी को एक छोटी सुंदरता कहलाते हुए सुनकर लिन रुशुए की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उनके बगल में डोनफांग रूसी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रुहुआ की बड़ी बहन रूसी भी मेरी बड़ी बेटी है। जब फांग बाई ने पहली बार लिन रुशुए और डोनफांग रूसी पर एक झलक डाली तो उन्होंने महसूस किया कि वे डोनफांग रुहुआ से कुछ मिलती जुलती थीं, जिसे उन्होंने पहले देखा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि भले ही वे माँ और बेटी नहीं थी, फिर भी उनका एक अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना चाहिए और लिन रुशुए के शब्दों ने उनके अनुमान की पुष्टि की थी। हालांकि डोनफांग रूसी बड़ी बहन के रूप में अपनी छोटी बहन डोनफांग रुहुआ से पूरी तरह से अलग थी। डोनफांग रुहुआ मासूम और मनमोहक थी, एक करिश्मा के साथ जिसने उसे पहुंचने में आसान और दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में आसान बनाया। हालांकि डोनफांग रूसी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, जैसे कि उसके आसपास के सभी लोग अजनबी हों। फांग बाई का मानना था कि ऐसी महिला को एक दोस्तहीन और अकेला जीवन जीना चाहिए। लिन रुशुए और उनकी बेटी को यहाँ आते देखकर डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन ने न केवल बदला लेने की कोशिश करने से परहेज किया, बल्कि फांग बाई के साथ एक बातचीत भी शुरू कर दी। ऐसा लगता था कि फांग बाई और 2 महिलाएं परिवार थीं, जबकि वे खुद बाहरी लगते थे। इससे उन्हें गुस्सा और घबराहट दोनों महसूस हुई। तीसरी चाची, रूसी, मेरी चचेरी बहन। डोनफांग शिंग ने शिकायत के एक निशान के साथ फांग बाई पर इशारा किया और पूछा, क्या आप उन्हें जानते हैं? बेशक, हम जानते हैं। लिन रुशुए मुस्कुराए और कहा, उनका नाम फांग बाई है और वह तुम्हारे दादाजी के जीवन बचाने वाले लाभकारी हैं। क्या तुमने अपने दादाजी को उनका उल्लेख करते हुए नहीं सुना? ये खत्म हो गया। डोनफांग शिंग ने अपने दिल में एक विलाप निकाला, एक पिचके हुए गेंद की तरह जमीन पर गिर गया। हाल ही में फांग बाई नाम का उल्लेख डोनफांग परिवार में 1 से अधिक बार किया गया था। जिसने इसका सबसे अधिक उल्लेख किया वह डोनफांग लेइमिंग था। डोनफांग लेइमिंग एक व्यक्ति थे जो कृतज्ञता को बहुत महत्व देते थे। चूंकि फांग बाई ने उनका जीवन बचाया, उन्होंने फांग बाई को पूरे डोनफांग परिवार का लाभकारी घोषित किया, गहरे आभार के साथ दया लौटाने पर जोर देते हुए। इसलिए फांग बाई की पहचान का पता चलने के बाद डोनफांग शिंग जानता था कि वह न केवल बदला लेने या अपने बैर को निपटाने में असमर्थ होगा, बल्कि घर वापस लौटने पर उसे अपने दादाजी द्वारा बुरी तरह से डांटा भी जाएगा। डॉक्टर फांग से माफी मांगो और उनकी माफी मांगो। डोनफांग रूसी ने एक लहजे के साथ अपने 2 चचेरे भाइयों पर उदासीनता से देखा जो न ठंडा था और न गर्म। डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन ने एक दूसरे पर देखा, होंठ कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने बहस करने की सोची लेकिन हिम्मत नहीं की। डोनफांग परिवार में कई कनिष्ठों के आसपास डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन कठोर और अनमुस्कुराते डोनफांग रूसी को छोड़कर किसी से नहीं डरते थे। वास्तव में सिर्फ डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन नहीं थे, डोनफांग परिवार की युवा पीढ़ी के बीच कुछ ही थे जो डोनफांग रूसी से भयभीत नहीं थे।
डरने का कारण दो गुना था। एक बुजुर्ग श्री डोनफांग की आंखों में डोनफांग रूसी का पक्ष, उन्हें व्यापार क्षेत्र में डोनफांग परिवार का एक संभावित भविष्य का अध्यक्ष बनाना। दूसरा डोनफांग रूसी की प्राकृतिक आभा थी, जो उनकी उपस्थिति में हमेशा एक दबाव पैदा करती थी जिसने किसी को पूरी तरह से हीन महसूस कराया। डोनफांग रूसी के बोलने के बाद वह शांत हो गई, बस चुपचाप डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन को घूर रही थी। उनकी निगाह तेज नहीं थी, लेकिन एक आधिकारिक उपस्थिति से भरी हुई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। उनकी चौकस आंखों के नीचे डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन जमीन से खड़े हुए फांग बाई के सामने खड़े होने के लिए एक दूसरे को धक्का दिया, गहराई से झुककर और शर्मिंदा चेहरों के साथ माफी मांगते हुए, बार बार क्षमा करें कहते हुए। इस संघर्ष में फांग बाई का ऊपरी हाथ था और चून की दूसरा पक्ष माफी मांग रहा था। उन्होंने अब इसे एक मुद्दा न बनाने का फैसला किया। उन्होंने बस डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन पर गर्मजोशी से मुस्कुराया, कहते हुए, दो लड़कियां जो अभी चली गईं, वे मेरे दोस्त हैं। तुम अब उन्हें परेशान नहीं करोगे, है ना? डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन का वास्तव में ऐसा इरादा था, लेकिन फांग बाई के शब्दों के साथ वे उन दो लड़कियों का और पीछा न करने के बारे में बेहतर जानते थे। अगर उनके दादाजी ने इसके बारे में सुना तो उन्हें परिणामों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। चचेरे भाइयों ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और सिर हिलाया, स्वर की कसम खाते हुए कि वे कभी भी प्रिया और उसकी सहपाठियों के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। डॉक्टर फांग, यहाँ आपके दो दोस्तों के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख हैं, और हम आशा करते हैं कि इस घटना ने उन्हें बहुत अधिक परेशानी नहीं दी होगी। इसके अलावा कृपया उन्हें हमारी माफी पहुँचाएं। धन्यवाद। डोनफांग रूसी ने फांग बाई को एक हस्ताक्षरित चेक सौंपा। मैं आपके दोस्तों को आपकी माफी पहुंचाऊंगा, लेकिन मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इन चारों को कुछ मामूली चोटें लगी और उन्हें ठीक होने के लिए कुछ समय लगेगा। फांग बाई ने डोनफांग शिंग, डोनफांग चेन और घायल वू वेनसोंग और वू वेनबो की ओर इशारा किया। मुझे थोड़ा चिकित्सा ज्ञान है। मामूली चोटों और बीमारियों के लिए मैं अभी भी उनका इलाज करने में सक्षम होना चाहिए। लिन रुशुए ने फांग बाई पर मुस्कुराया और कहा, डॉक्टर फांग के चमत्कारी कौशल ने हमारे बुजुर्ग मास्टर का जीवन बचाया, जिसकी मैं वास्तव में प्रशंसा करती हूँ। अगर आपके पास भविष्य में समय हो तो कृपया हमारे घर एक अतिथि के रूप में आएं। मैं भी आपसे कुछ चिकित्सा कौशल सीखना चाहूंगी। श्रीमती लिन, आप मेरी चापलूसी करती हैं। चलो एक दूसरे से सीखते हैं, फांग बाई ने मुस्कान के साथ कहा। जब फांग बाई ने पहली बार लिन रुशुए को देखा तो वह जानते थे कि 40 के दशक में यह आकर्षक महिला एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। लिन रुशुए के पास न केवल एक उच्च स्तरीय पीले स्तर के योद्धा की ताक थी, बल्कि वह दवा की एक फीकी खुशबू भी रखती थी, जो औषधीय सामग्रियों के साथ उनके लगातार संपर्क को दर्शाती थी। फांग बाई को यकीन था कि उनके चिकित्सा कौशल महज थोड़े ज्ञान से कहीं अधिक थे। चिकित्सकीय रूप से प्रशिक्षित दोनों ने मिलने के बाद जल्दी से अपनी बातचीत को चिकित्सा विषयों की ओर मोड़ दिया। फांग बाई ने उम्मीद नहीं की थी कि लिन रुशुए जैसी एक धनी परिवार में विवाहित महिला चिकित्सा ज्ञान में इतनी कुशल होगी। लगता था कि वह कण हाउडू से पीछे नहीं थी, 4 महान राष्ट्रीय डॉक्टरों में से एक जिसे उन्होंने पहले सामना किया था। जो लिन रुशुए के लिए और भी अप्रत्याशित था वह ये था कि उनकी आकस्मिक बातचीत में फांग बाई के शब्दों में गहरे और रहस्यमय चिकित्सा सिद्धांत थे, जिसने उन्हें एक तरफ प्रबुद्ध किया, फिर भी उन्हें कुछ पहलू में सोचने और हैरान छोड़ दिया। योद्धाओं के क्षेत्र होते हैं और चिकित्सा अभ्यासकर्ताओं के भी होते हैं। फांग बाई के साथ केवल कुछ शब्दों के बाद लिन रुशुए जानती थी कि दवा में उनका अपना क्षेत्र फांग बाई के बहुत पीछे था। अगर लिन रुशुए से पहले के गहरे प्रशंसा के शब्द महज विनम्र टिप्पणियां थे, तो अब वह वास्तव में दिल से फांग बाई की प्रशंसा और सम्मान करती थीं। लिन रुशुए के पास भारत के 4 महान राष्ट्रीय डॉक्टरों के शीर्ष 2 डॉक्टरों के बीच कुछ परिचित थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि भारत के चिकित्सा जगत में वे प्रतिष्ठित आंकड़े भी फांग बाई की अंतर्दृष्टि नहीं रखते होंगे। माँ, यहाँ सब कुछ निपटा दिया गया है, हमें अब वापस जाना चाहिए, डोनफांग रूसी ने अपनी माँ को देखकर मजबूरी का एक स्पर्श प्रकट करते हुए कहा, जो आमतौर पर पुरुषों के प्रति उदासीन थी, उत्सुकता से फांग बाई के साथ बातचीत कर रही थी। अपनी बेटी द्वारा आग्रह किए जाने पर लिन रुशुए को फांग बाई के साथ अपनी बातचीत को छोटा करना पड़ा, थोड़े पश्चाताप के साथ कहते हुए, डॉक्टर फांग, कुछ चीजें थी जिनका आपने उल्लेख किया जो मुझे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं आई। कृपया हमारे घर आएं जब आपके पास समय हो। एक ठहराव के बाद उन्होंने जोड़ा, हमारे बुजुर्ग मास्टर भी आपको सोच रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले हर जगह आपको ढूंढने के लिए लोगों को भेजा था, आपको अपने घर आमंत्रित करना चाहते थे, फिर से अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। उन्होंने ईमानदारी से फांग बाई को आमंत्रित किया, ये सोचते हुए कि उनके साथ अधिक बातचीत करके वह अपनी चिकित्सा अभ्यास में एक सफलता हासिल कर सकती हैं। फांग बाई ने एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, भविष्य में एक अवसर होगा। मेरे पास कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है जब मैं वापस जाऊंगा, इसलिए मैं अब विदा लेता हूँ। फांग बाई को आगे बढ़ते हुए देखकर लिन रुशुए और उनकी बेटी डोनफांग रूसी भी काली व्यवसाय कार में वापस लौट गईं।
डोनफांग भाइयों डोनफांग शिंग और डोनफांग चेन अपने सिर को झुकाए हुए पीछे चले गए और कार में चढ़ गए। टूटे हाथों और पैरों के साथ वो भाइयों ने एक दूसरे का समर्थन किया और अंगरक्षक कारों में से एक में चढ़ गए। फांग बाई 100 मीटर से अधिक दूर चले गए थे, तभी उन्होंने किसी को पुकारते हुए सुना। उन्होंने आवाज का पीछा किया और सड़क किनारे एक छोटी सी गली में प्रिया को छिपा हुआ देखा, जो उन्हें हाथ हिलाकर बुला रही थी। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गईं? तुम्हारी सहेली कहाँ है? फांग बाई गली में चलकर आए और नाराजगी से पूछा। मैंने अपनी सहेली को घर भेज दिया, वह अब तक पहुंच गई होगी, प्रिया ने हंसते हुए कहा। हम सुख दुख में साथ रहते हैं। तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती थी? मैं पूरे समय यहाँ से देख रही थी। अगर उन लोगों ने अभी तुम्हें धमकाने की हिम्मत की होती तो मैं तुम्हारी मदद के लिए दौड़ पड़ती। तुम्हारी मामूली काबिलियत से क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी कोई मदद कर पाती? फांग बाई ने एक ठंडी सांस ली और फिर कहा, तुम आज की घटना के बारे में अपने माता पिता को मत बताना, नहीं तो तुम्हें जरूर डांट पड़ेगी। और तुम उन्हें ये बताने की हिम्मत भी मत करना कि मैं मार्शल आर्ट्स जानता हूँ, वरना हमारी दोस्ती खत्म। प्रिया ने तुरंत घोषणा की, मैं समझ गई, तुम एक मास्टर हो और मास्टर्स को लो प्रोफाइल रखना पसंद होता है। चिंता मत करो, मैं आज के बारे में अपने माता पिता को एक शब्द भी नहीं कहूंगी। लेकिन उसकी काली आंखें घूमने लगी और उसने आगे कहा, अगर भविष्य में कोई मुझे या मेरे दोस्तों को धमकाएगा और मैं उन्हें हरा नहीं पाई तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं बहुत व्यस्त हूँ और मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है, फांग बाई ने कहा और जाने के लिए मुड़े। अरे इतनी तेज मत चलो, क्या तुम मेरे घर वापस जा रहे हो? चलो साथ चलते हैं। तुम्हारी मार्शल आर्ट्स इतनी प्रभावशाली है, तुम्हें किसने सिखाया? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? तुम्हें पता है, मेरे पिताजी भी मार्शल आर्ट्स में अच्छे हैं। सच में अच्छे? प्रिया बड़बड़ाती हुई उनके पास पहुंची, फांग बाई से एक छाया की तरह चिपकी रही और लगातार सवाल पूछती रही। घर में अशांति। जब दोनों उस छोटे से गांव में वापस पहुंचे जहां वे रहते थे, तब तक सूरज डूब चुका था और रोशनी कम हो रही थी। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, फांग बाई की नाक और कान हल्के से फड़फड़ाए, फिर वह गहरी चिंता में पड़ गए, उनका चेहरा अजीब हो गया। जल्दी करो। अचानक फांग बाई ने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपनी गति बढ़ा दी। अरे इतनी जल्दी क्या है? मेरा हाथ दुख रहा है। फांग बाई तेज और तेज चलते गए और प्रिया को तालमेल बिठाने के लिए दौड़ना पड़ा। वह अपनी असंतोष व्यक्त करने के लिए जोर से बड़बड़ा रही थी। जब उन्होंने अपने रहने के आंगन में प्रवेश किया तो फांग बाई ने आखिरकार प्रिया का हाथ छोड़ दिया और एक गंभीर और संजीदा भाव के साथ चारों ओर देखने लगे। प्रिया ने भी आखिरकार महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर इस समय उसके पिताजी को कसाईखाने से लौट आना चाहिए, उसकी मां के कमरे में रोशनी होनी चाहिए और रसोई से खाने की महक आनी चाहिए। लेकिन अब आंगन में भयानक चुप्पी थी। उसके पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, उसकी मां का कमरा अंधेरे में था और रसोई से खाने की कोई महक नहीं आ रही थी। जिस बात ने प्रिया को सबसे ज्यादा अशुभ महसूस कराया वह ये थी कि हर कमरे की तलाशी लेने के बाद भी उसे अपने माता पिता का कोई निशान नहीं मिला। पूरा घर और आंगन अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने जगह को तहस नहस कर दिया हो। खास तौर पर जब फांग बाई ने अपने फोन की फ्लैशलाइट का उपयोग करके आंगन में खून के धब्बों को उजागर किया और घोषणा की कि वह मानव रक्त है, तो प्रिया का दिमाग भनभनाहट के साथ खाली हो गया और वह वहीं जमकर खड़ी हो गई। प्रिया भले ही कितनी भी भोली हो, जानती थी कि उसके माता पिता के साथ कुछ हुआ है। फांग बाई, मेरे माता पिता कहाँ चले गए? मैं क्या करूं? होश में आने के बाद प्रिया लगातार रोने लगी। उसकी आंखें लाल थीं क्योंकि उसने फांग बाई की ओर देखा। विद्रोही और साहसी छोटी चुड़ैल इस क्षण में एक महिला की सहज कमजोरी दिखा रही थी। पहाड़ों की ओर तेज गति। मेरे पीछे आओ। आंगन में स्थिति का अवलोकन करने के बाद फांग बाई ने दूर के पहाड़ों पर एक नजर डाली और बिना एक शब्द कहे प्रिया का हाथ पकड़ा और आंगन से बाहर निकल गए। फांग बाई, तुम जानते हो कि मेरे माता पिता कहाँ गए हैं, है ना? इस समय प्रिया पूरी तरह से घबराई हुई और हताश थी। उसने अपने माता पिता को खोजने की अपनी सारी उम्मीदें फांग बाई पर टिकी हुई थीं। बस मेरे पीछे आओ और बात करने की कोशिश मत करो, ये सोचते हुए कि प्रिया बहुत धीरे चल रही थी। फांग बाई ने हाथ बढ़ाया, उसकी नाजुक और मुलायम कमर को पकड़ा और अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए ऊर्जा के बचे हुए निशानों का पीछा किया। गांव के उत्तर में स्थित पहाड़ों की ओर तेजी से भागे। प्रिया को ऐसा लगा जैसे उसे जमीन से उठा लिया गया है, जैसे वह उड़ रही हो, जबकि हवा उसके कानों से तेजी से गुजर रही थी और दोनों तरफ का नजारा तेजी से पीछे हट रहा था। क्या हम पहाड़ों में जा रहे हैं? प्रिया अचानक डर गई। अगर तुम अपने माता पिता को खोजना चाहती हो तो अपना मुंह बंद रखो। फांग बाई थोड़ा गुस्सा थे। वह उन निशानों का पीछा कर रहे थे जो उन्हें मिले थे, उम्मीद कर रहे थे कि प्रिया के माता पिता का पता लगा सकें। अगर प्रिया बात करती रही तो वह सब कुछ बर्बाद कर सकती थी।
आंगन में उन्होंने जो अराजकता देखी थी उससे फांग बाई ने निष्कर्ष निकाला कि क्यू जहान, प्रिया के पिता और उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया था और जिन्होंने उन्हें पकड़ा था वे अकेले नहीं थे या क्यू जहान से कम सक्षम नहीं थे। हालांकि फांग बाई ने प्रिया को न बोलने की चेतावनी दी थी, फिर भी वह शांत और संयमित रहने वाली नहीं थी। लगभग हर 2 मिनट में वह खुद को एक सवाल पूछने से रोक नहीं पाए। फांग बाई परेशान और अम्यूज्ड दोनों थे, इसलिए उन्होंने प्रिया के कई एक्यूपॉइंट्स को सील करने का फैसला किया, जिससे वह अस्थायी रूप से बोल या हिल नहीं पाए, ताकि पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद परेशानी आकर्षित न हो। घात लगाकर बैठे दुश्मन। पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने और कई टीलों को पार करने के बाद फांग बाई अचानक धीमे हो गए, आगे एक छोटी घाटी के पास चोरी छिपे पहुंचे और अंत में खरपतवार के एक घने झुरमुट में छिप गए। खरपतवार के बीच के अंतराल से झांकते हुए उन्होंने लगभग 50 मीटर दूर 6 आकृतियां देखीं, 4 खड़ी थीं और 2 जमीन पर बैठी थीं। उनकी कदकाठी की बारीकी से जांच करने पर खड़ी हुई 4 आकृतियां 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं और बैठी हुई जोड़ी एक पुरुष और एक महिला थी। जमीन पर बैठी हुई 2 आकृतियां वास्तव में क्यू जहान और उनकी पत्नी क्यू यूजी थीं। क्यू जहान खून से लथपथ थे, उनके बाल और कपड़े पूरी तरह से बिखरे हुए थे, क्योंकि वह अपने सामने खड़े 4 व्यक्तियों को गुस्से से घूर रहे थे। उनका मुंह लगातार गालियों की एक धारा उगल रहा था। फिर भी वह अपने शरीर को थोड़ा भी हिला नहीं पा रहे थे, जैसे कि उनके एक्यूपॉइंट्स किसी ने सील कर दिए हों। क्यू यूजी अपने पति के खिलाफ धीरे से झुकी हुई थी, उनका सिर नीचे लटका हुआ था, उनकी सांस कमजोर थी, जैसे कि वह किसी भी क्षण रुक सकती थी। जिस बात ने फांग बाई को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि पति पत्नी के सामने खड़े 4 लोग सभी गहन स्तर के उच्च श्रेणी के योद्धा थे। फांग बाई को तुरंत लगा कि स्थिति कुछ पेचीदा है। अगर उन चारों की ताकत कमजोर होती तो फांग बाई उन्हें बचाने के लिए आसानी से हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन अपने ही क्षेत्र के 4 योद्धाओं का सामना करते हुए फांग बाई के पास जीत का 10% से अधिक मौका नहीं था। क्या तुम देखती हो, तुम्हारे माता पिता ठीक हमारे सामने हैं, उन्हें यहाँ लाया गया है और यह काफी बुरा लग रहा है, फांग बाई ने गुपचुप तरीके से कहा, प्रिया को बैठने में मदद करते हुए और आगे 6 आकृतियों की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने सूत संघनन ध्वनि संचरण तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि उनकी आवाज केवल प्रिया के कानों तक पहुंचे और दुश्मनों को पता न चले। मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माता पिता को बचाऊं। निश्चिंत रहो, मैं कोई रास्ता सोचूंगा। लेकिन वे चारों दुर्जय हैं, उनमें से हर एक तुम्हारे पिता जितना ही दुर्जय है। उन्हें बचाना आसान नहीं होगा। फांग बाई ने धीरे से बात करते हुए आह भरी। प्रिया की आंखों में गहन याचना अब चिंता, घबराहट और यहाँ तक कि निराशा में बदल गई थी। 4 के मुकाबले 1 मैं निश्चित रूप से जीत नहीं सकता। इसलिए तुम्हारे माता पिता को बचाने के लिए हमें बल के बजाय बुद्धि पर भरोसा करना होगा, फांग बाई ने फुसफुसाया। उनकी आंखें ऊपर के सितारों से ज्यादा तेज चमक रही थीं, दृढ़ लड़ने की भावना के साथ टिमटिमा रही थीं। भेद का रहस्य। तभी आगे से अचानक आवाजें आईं, खड़े हुए 4 योद्धा बोलने लगे। सीनियर ब्रदर बेल्जा, जब तुम वर्षों पहले हमारे संप्रदाय से भागे थे, जाह्नवी यूजी के साथ भागकर और 1 दशक से अधिक समय तक छिपे रहे, तो शायद तुमने उम्मीद नहीं की होगी कि हम तुम्हें अभी भी ढूंढ लेंगे, है ना? वक्ता एक काला लबादा पहने हुए अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके लंबे बाल उसके आधे चेहरे को छिपा रहे थे। बेल्जा क्यू जहान जोर से हंसे और जोर से बोले, मृत्युंजय सीनियर ब्रदर, जब से मैंने जाह्नवी के साथ संप्रदाय छोड़ा, मैं जानता था कि ये दिन आएगा। हालांकि जाह्नवी के साथ खुशी से 1 दशक से अधिक समय बिताने के बाद मैं संतुष्ट हूँ। मृत्युंजय काला लबादा वाला व्यक्ति ने ताना मारा, मुझे लगता है कि ये साल तुम्हारे लिए खुशी से बहुत दूर रहे होंगे। उसने बेल्जा के खिलाफ झुकी जाह्नवी यूजी की ओर इशारा किया और जारी रखा, इस अभागी को वर्षों पहले मनुष्य भक्षी फूल द्वारा जहर दिया गया था। हालांकि वह 1 दशक से अधिक समय तक नहीं मरी, लेकिन उसे मौत से भी बदतर भाग्य जीना पड़ा होगा। तुमने एक ऐसी महिला के साथ 1 दशक से अधिक समय बिताया जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसमें खुश होने की क्या बात है? बेल्जा ने फुसफुसाया, तुम नहीं समझोगे। मैं जाह्नवी से प्यार करता हूँ, भले ही वह टूटी हुई या दोषपूर्ण हो, जब तक वह मेरे पास है, मैं खुशी महसूस करता हूँ। बेल्जा ने दुखद रूप से मुस्कुराते हुए कहा, हमारा पीछा करने के लिए भूत डॉक्टर घाटी ने मृत्युंजय और प्राणघाती को भेजा, जबकि युंदेवी संप्रदाय ने मोलिंग और मोमिंग को भेजा। आह, हम पति पत्नी कितने गुणी और सक्षम होंगे कि 2 महान छिपे हुए संप्रदायों के 4 गहन स्तर के उच्च श्रेणी के योद्धाओं को बाहर निकलने के लिए मजबूर किया। कितना असाधारण प्रयास। जाह्नवी यूजी क्यू यूजी को वर्षों पहले मनुष्य भक्षी फूल द्वारा जहर दिया गया था, जिससे उनकी खेती की शक्ति समाप्त हो गई थी और वह 1 दशक से अधिक समय से अपन के समान थीं। युंदेवी संप्रदाय की 2 महिला योद्धा मोलिंग और मोमिंग ने बेल्जा के भाग जाने के साथ ही उनकी बेटी बेल्जा प्रिया को भी न बख्शने के इरादे की पुष्टि की। मृत्युंजय ने भयावह मुस्कान के साथ कहा, माफ करना, ये घाटी प्रमुख के आदेश हैं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, घास काटते समय जड़ों को हटाना होगा ताकि यह वसंत की हवा के साथ वापस न बढ़ सके।
ये शब्द वास्तव में बुद्धिमान है ना? ये सुनकर कि उनकी बेटी को भी मारने का इरादा है, जाह्नवी यूझी का शरीर, जो पहले से ही बहुत कमजोर था, सदमे और क्रोध से भर गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह तुरंत बेहोश हो गईं। यूझी, बेल्जा ने एक भेदी आवाज में चिल्लाया। बेल्जा जूनियर ब्रदर, मुझे तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजने दो। भूत डॉक्टर घाटी के शिष्य मृत्युंजय ने एक भयावह मुस्कान के साथ उपहास किया। उनकी दाहिनी हथेली एक ब्लेड में बदल गई, जो बेल्जा की गर्दन पर वार करने के लिए तैयार थी। मृत्युंजय का प्राण प्रेरक हथेली अत्यधिक भयंकर है और इसमें शक्तिशाली जहर भी शामिल है। फांग बाई का हमला और चाल। वूश वूश वूश। मृत्युंजय की हथेली गिरने से पहले ही बगल से देख रहे फांग बाई ने अपना कदम उठा लिया। जैसे ही उनकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी, उनके हाथ में रखे 3 कंकड़ पहले ही फेंक दिए गए थे। मृत्युंजय के ऊपरी, मध्य और निचले शरीर को निशाना बनाते हुए तेज गति से हवा को चीरते हुए निकल गए। उनकी गति और बल इतना अधिक था कि मृत्युंजय आश्चर्यचकित हो गए और चकमा देने के लिए अपनी हथेली वापस लेनी पड़ी। वह केवल ऊपरी और मध्य कंकड़ को टाल पाए, जबकि उनके बाएं पैर को निशाना बनाने वाला कंकड़ सही जगह पर लगा। कंकड़ ने मृत्युंजय के बाएं पैर को मजबूती से मारा, लगभग उनकी पिंडली को भेदता हुआ, और खून की एक धार तुरंत फूट पड़ी। मृत्युंजय दर्द से चिल्लाए और जमीन पर गिर गए। मृत्युंजय, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने मेरी औरत चुराई, मैं मरते दम तक इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपनी जान दो। गुस्से भरी गालियों के बीच फांग बाई की आकृति पहले ही मृत्युंजय के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने अचानक प्रकट होकर हमला किया, जिससे चारों लोग आश्चर्यचकित हो गए। प्राणघाती लाइफ स्नैचिंग मृत्युंजय के समान संप्रदाय से था, इसलिए जमीन पर गिरे घायल मृत्युंजय पर फांग बाई को हमला करते देख उन्होंने फांग बाई के हमले को रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। युनदेवी संप्रदाय की मो लिंग और मो मिंग बहनें बिना हिले वहीं खड़ी रहीं। उनकी आंखों में मृत्युंजय के लिए तिरस्कार और उपहास था। फांग बाई की जोरदार चिल्लाहट को बहनों ने स्पष्ट रूप से सुना था, जिन्होंने सोचा कि मृत्युंजय ने किसी और की औरत चुरा ली है और यह व्यक्ति बदला लेने आया है। दोनों बहनें समझदार थीं और फांग बाई और मृत्युंजय के बीच की शत्रुता में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, न ही वे मदद के लिए उंगली उठाएंगी। उन्हें पता नहीं था कि फांग बाई की जोरदार चिल्लाहट पूरी तरह से बकवास थी, जिसका उद्देश्य भूत डॉक्टर घाटी और युनदेवी संप्रदाय के योद्धाओं को बांटना और फिर उन्हें अलग अलग हराना था। सफलता। फांग बाई ने देखा कि उनके सरल शब्दों ने वास्तव में दोनों पक्षों के योद्धाओं को विभाजित करने का काम किया था। मृत्युंजय दर्द सहते हुए और फांग बाई को घूरते हुए चिल्लाए, हरामजादे, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मैं तुम्हारी औरत कैसे चुरा सकता हूँ? तुम जरूर गलत आदमी के पास आए होगे। तुम गलत नहीं हो, ये तुम ही थे मृत्युंजय जिसने उसे लिया। अगर तुम राख में भी बदल जाओ तो भी मैं तुम्हें पहचान लूंगा। फांग बाई प्राणघाती के साथ जोरदार लड़ाई जारी रखी और अधिक अपमान करते रहे। तुम्हारी औरत का नाम क्या है? छोटी मुनिया। वह बहुत सुंदर है और जब वह मुस्कुराती है तो उसके 2 छोटे डिंपल पड़ते हैं। तुमने जरूर कोई गलती की होगी। मृत्युंजय इतना व्यथित था कि वह लगभग जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, मैं कभी छोटी मुनिया नाम के किसी व्यक्ति से नहीं मिला। तुमने जो बेशर्मी के काम किए हैं उन्हें तुम जरूर स्वीकार नहीं करोगे। मैंने मुनिया को सालों से नहीं देखा है, तुम्हें उसे चुप करा दिया होगा। आह, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ मुनिया का बदला लेने के लिए। फांग बाई पागल हो गए। उनके मुक्कों में अचानक बदलाव आया और हर एक ने बाघ की दहाड़ और बिजली की डराने वाली आवाज उठाई। वूश वूश वूश। हवा की आवाज सीटी की तरह बज उठी और मृत्युंजय के हाथ से 3 ठंडी चमकें निकलीं, जो जहरीली सुइयां थीं। फांग बाई ने प्राणघाती को अपने दाहिने मुंह से पीछे धकेला और उनके दाहिने हाथ ने ड्रैगन हाथ अवरोधन तकनीक का प्रदर्शन किया। तेजी से अपने बगल में एक गोला बनाया। जैसे ही असली सार शक्ति अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव आए, मृत्युंजय की 3 सुइयां हवा के बीच में रुक गईं। उनकी गति का अधिकांश हिस्सा खो गया और फांग बाई द्वारा सुविधाजनक रूप से एकत्र कर ली गईं। तुम खत्म हो गए, तुम जरूर मरोगे। हा हा हा। मृत्युंजय फांग बाई को अपने छिपे हुए हथियार पकड़ते हुए देखकर पहले स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसने लगा, ये सोचकर कि सुइयों पर लगे जहर से फांग बाई की मौत निश्चित थी। आगे क्या होगा? क्या फांग बाई मृत्युंजय को जहर के बारे में गलत साबित कर पाएंगे या उनकी चाल उल्टी पड़ जाएगी?